सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने अभी तक मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना को देखा। इसके बाद इन्होंने भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार अपने गुरु की यादगार बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी के यादगार में नींव रखी 1199 ईस्वी में। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। साथ ही इसने भारत में फर्स्ट टाइम करेंसी चलाई, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, जिसे टंका और जीतल कहा गया। इन्होंने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार की नींव रखी थी 1229 ईस्वी में, इसको पूरा करवाया। साथ ही इसने इक्तदारी सिस्टम को भी चलाया, जो कर वसूलने की प्रथा थी। 1236 ईस्वी में गंभीर रूप से बीमार होने के कारण इन 1236 इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु। इसकी मृत्यु से पहले इन्होंने अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया था। इसके 4 पुत्र थे, चारों अयोग्य थे और एक पुत्री थी रजिया बेगम। चारों पुत्रों को जब ये कालिंजर के अभियान में विद्रोह हुआ था तो चारों पुत्रों को भेजा था। सभी पुत्र विफल हुए थे। फाइनली रजिया बेगम ही उस कालिंजर के अभियान में सफल हुई थी। इससे प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन ये बात इनके पुत्रों को पसंद नहीं आई। उत्तराधिकारी जब इसकी मृत्यु होती है 1236 ईस्वी में, तो रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश का पुत्र था वो सिंहासन पर बैठ गया। ये बात रजिया सुल्तान को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसलिए वो लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के पास गई। लाल वस्त्र पहनने का मतलब ये था कि इल्तुतमिश जब सुल्तान था उसके राज दरबार में कोई भी लाल वस्त्र पहन कर आता था तो डायरेक्टली सुल्तान से या अर्थात इल्तुतमिश से मिल सकता था। इसका मतलब ये था कि वो न्याय की गुहार लेने के लिए आया। उसके साथ अन्याय हुआ और उसी के पास सुल्तान के पास आया है। रजिया सुल्तान ने भी इसी सिस्टम और इसी कस्टम को फॉलो किया। लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के बीच गई। दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज का भरपूर विरोध किया, जिसके कारण रुकनुद्दीन फिरोज को सिंहासन पर छोड़ना पड़ा। 1236 ईस्वी में वापस रजिया सुल्तान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासक। सुल्तान बनते ही इसने ऐतगिन, इसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। जिसे हम लोग इक्तदार ही बोलते हैं। इक्तदार को हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी स्टेट को कोई भी सुल्तान अटैक करके अपने अधीन कर लेता था उसे इक्ता बोला जाता था और उसके हेड को इक्तदार, और वहाँ टैक्स वसूलने के सिस्टम को इक्तदारी सिस्टम बोला गया। और अल्तुनिया को भटिंडा, जो पंजाब में था, उसका इक्तदार नियुक्त किया गया। सुल्तान बनते ही रजिया सुल्तान दिल्ली में पुरुषों की तरह वेशभूषा और पोशाक पहनकर आने लगी। सर पे पगड़ी और चोंगा पहनकर आने लगी, जो पुरुष सुल्तान किया करते थे। इल्तुतमिश इससे पहले किया करता था। जो भी सुल्तान थे उनकी जो वेशभूषा थी, रजिया सुल्तान भी उसी वेशभूषा में आना शुरू कर दी। ये वहाँ के अमीरों और दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर एक महिला सुल्तान ऐसा कैसे कर सकती है। सर्वप्रथम
वो एक महिला होकर सुल्तान कैसे बन गई, इनका विरोध था। दूसरा, महिला होते हुए वो पुरुषों की तरह पोशाक और वेशभूषा पहनकर क्यों आने लगी, उसका भी विरोध था। और इस विरोध का नेतृत्व उसका भाई बैराम शाह कर रहा था। बैराम शाह हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि किसी भी तरीके से रज़िया सुल्तान को सिंहासन से हटाया जा सके, पद से हटाया जा सके, और उसे यह मौका मिला। साथ ही बाद में एक कैरेक्टर आया याकूत खान। याकूत खान एक अबसिनियाई निग्रो था। याकूत खान जब इल्तुतमिश सुल्तान था तो याकूत खान उसे अपने हाथों पर उसके पैरों को रखकर घोड़े पे बैठाया करता था। अगर कोई भी सुल्तान जाता था, घोड़े पे बैठने से पहले कोई पैर रखने की कोई जगह होती थी तो जो याकूत खान था उसे अपने पैरों में रखकर सुल्तान को बैठाया करता था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो यही काम वो रज़िया सुल्तान के लिए करने लगा। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और इन नज़दीकियों का परिणाम प्रेम में बदला और याकूत खान इसे रज़िया सुल्तान याकूत खान से प्रेम करने लगी। साथ ही इसे अमीर याखूर का एक पद भी दिया। अमीर याखूर दिल्ली सुल्तान के जितने भी राजशाही घोड़े थे उनकी देखभाल करने का जो हेड होता था उसे अमीर याखूर बोला जाने लगा। पहले तो प्रेम प्रसंग, दूसरा अमीर याखूर। बैराम शाह इसी मौके की तलाश में रहता था कि रज़िया सुल्तान कोई भी गलती करे उसका भरपूर विरोध करे। अमीरों और दरबारियों को वो समय समय पर भड़काते रहता था। उसे मौका मिला और ये सही मौका भी था। जितने भी अमीर और दरबारी थे पूरी तरह नाराज हुए और ज़बरदस्त विरोध किया। अल्तुनिया जो भटिंडा का इक़्तेदार था वो यहाँ के सिचुएशन को अच्छी तरह से जज कर रहा था, समझ गया था कि अभी रज़िया सुल्तान का पूरा ध्यान इधर है, अपने सिंहासन को बचाने पर है। उसने विद्रोह कर दिया। साथ ही उसने ये भी सोचा कि अभी उसकी सेना इसके पूरे नियंत्रण में नहीं होगी, तो इसने विद्रोह किया। विद्रोह के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, मुग़ल साम्राज्य से भटिंडा को अलग कर लिया। जब ये बात रज़िया सुल्तान को पता चली तो याकूत खां के साथ इस विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब की ओर चल पड़ा। दोनों की सेनाएं आपस में भिड़ी। सिंस अल्तुनिया की सेना बहुत ज़्यादा पावरफुल थी रज़िया बेगम की सेना के कंपैरिजन में, तो रज़िया बेगम की वहाँ पराजय होती है। पराजय के बावजूद उसके परिणाम स्वरूप अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी और रज़िया सुल्तान को बंदी बना लिया और उसके सामने दो शर्त रखी, या तो वो दिल्ली सल्तनत उसके नाम कर दे या फिर उससे विवाह कर ले। विवाह करने का प्रस्ताव उसने इसलिए रखा कि विवाह करने के परिणाम स्वरूप अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत उसी के हाथ में आ जाएगी। जैसे ही याकूत खान की हत्या होती है और रज़िया सुल्तान को गुलाम बनाया जाता है, बैराम शाह अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। बैराम शाह ये समझता है कि अल्तुनिया अब रज़िया सुल्तान की भी हत्या कर देगा। 1240 ईस्वी में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन रज़िया सुल्तान किसी भी कीमत पर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन अल्तुनिया को नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अल्तुनिया से शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया और उससे शादी कर ली। रज़िया सुल्तान की सेना और अल्तुनिया की सेना दोनों अब दिल्ली पर बैराम शाह के पास आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। बैराम शाह को जब ये पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी उसने दल चालीसा को आदेश दिया कि उन पर हमला करे और उसकी हत्या कर दे। जब वहाँ से भटिंडा से दोनों की सेनाएं निकली तो कैथल के पास इन्होंने अपना शिविर लगाया। अल्तुनिया और रज़िया बेगम रात को विश्राम कर रहे थे, तभी दल चालीसा के 40 तुर्क सरदार उनके शिविर को चारों तरफ से घेर लिए और दोनों की हत्या कर दी। इसी को 40 तुर्क सरदारों द्वारा रज़िया बेगम का घेरा जाना, रज़िया सुल्तान का घेरा जाना, कहावत एक बहुत मशहूर हुआ, रज़िया फंस गई गुंडों में, जिसे हम लोग अक्सर सुना भी करते हैं फिल्मों या किसी में। ये गुंडे एक्चुअली 40 तुर्क सरदार थे जो दल चालीसा के ही हिस्से थे। जब इसकी हत्या हो गई तो बैराम शाह फिर से सुल्तान बन गया। अब उसके पास रास्ते का कोई कांटा नहीं था।
बैराम शाह ने सुल्तान बनते ही सबसे पहले एक पद का गठन किया जिसे नायाबे मामुलकात बोला गया। नायाबे मामुलकात, क्योंकि वो जानता था कि दल चालीसा जो दूसरे की हत्या कर सकता है, आए दिनों में इसका उपयोग मेरे अगेंस्ट में हो सकता है और मेरी भी हत्या कर सकता है। इसीलिए उसने दल चालीसा के समूह का एक हेड भी बनाया जिसे नायब मामुलकात का, वो हेड उसका बहुत करीबी था जो बदायूं का गवर्नर ऐतगीन था, उसे इसका हेड बनाया गया ऐतगीन। अब उसे दल चालीसा के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण हो गया, लेकिन ये केवल 2 साल ही शासन कर सका। इसकी हत्या इसके भतीजे अर्थात रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र मसूद शाह ने कर दी 1242 ईस्वी में। बैराम शाह की हत्या मसूद शाह ने कर दी और वो दिल्ली का सुल्तान बना। लेकिन मसूद शाह 4 सालों तक ही शासन कर सका। 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद ने मसूद शाह की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। नसीरुद्दीन महमूद ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। इसने गयासुद्दीन बलबन नाम के एक व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश ने जब दल चालीसा का गठन किया था तो गयासुद्दीन बलबन उसी दल चालीसा का एक मेंबर था। वो बहुत साहसी, निडर और एक कुशाग्र बुद्धि वाला था, एक कुशल सेनापति भी था। इसी से खुश होकर नसीरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि दी। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि उलूग खां किसे बोला गया या फिर गयासुद्दीन बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी। ये वाला बंद कर देना दरवाज़ा। ये इतना तेज महत्वाकांक्षी था कि नसरुद्दीन महमूद के सुल्तान रहते हुए गयासुद्दीन बलबन पूरी तरह से पूरे प्रशासन का नियंत्रण अपने काबू में कर लिया। पूरा प्रशासन, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन सारे के सारे गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही लिए जाने लगे। इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि गयासुद्दीन बलबन 20 सालों तक वजीर रह के दिल्ली पे शासन किया और बाकी 20 साल सुल्तान रह के शासन किया। नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हुई तो गयासुद्दीन बलबन ने उसके सारे उत्तराधिकारियों को मार दिया। सुल्तान बनने 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है। और गयासुद्दीन बलबन नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु बारह सौ 65 ईस्वी में ही गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही इसने दल चालीसा जो सारे फसाद का जड़ था उसको एबॉलिश किया, उसका विनाश किया। दल चालीसा के 40 तुर्क सरदार को उसने एक अभियान पर भेजा
और उसके पीछे से अपने सैनिकों सारे सैनिकों को भेजा और बीच रास्ते में ही उन 40 तुर्क सरदारों को एक साथ मार गिराया। नसरुद्दीन महमूद के सारे उत्तराधिकारियों की हत्या, दल चालीसा का एबॉलिशन, दल चालीसा का विनाश, ये बातें दिल्ली की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनमें एक रोष उत्पन्न हुआ। तो इस रोष के परिणाम स्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने लौ एवं रक्त नीति अपनाई। लॉ आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसके परिणाम स्वरूप जो भी विरोध करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। और इस नीति के तहत गयासुद्दीन बलबन ने बहुत सारे लोगों को मारा। सुल्तान बनने के बाद इसने सिजदा और पैबोस दो प्रथा को शुरू करवाया। सिजदा एवं पैबोस, सिजदा के तहत सुल्तान के सामने सर को झुकाना और पैबोस के तहत साष्टांग जमीन पर गिरकर, जो जिसे हम लोग साष्टांग प्रणाम बोलते हैं, सुल्तान के पैरों को चूमना था। इस पर प्रतिबंध शाहजहां ने लगाया और फाइनली इसका अंत औरंगजेब ने किया, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि अगर झुकना है तो केवल अल्लाह के सामने ही झुकना है। नवरोज़ का भी प्रारंभ इसने किया। नवरोज़ किया था पर्शियन न्यू ईयर। पारसी धर्म के मानने वाले लोग नवरोज़ को नया साल मनाते हैं, पारसी का नया साल। साथ ही साथ गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को जीले इलाही बोला, शैडो ऑफ गॉड। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जीले इलाही को अपने आप से किसने घोषित किया था? जीले इलाही। शैडो ऑफ गॉड गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को कहा। इसके तहत गयासुद्दीन बलबन का मानना था कि प्रॉफेट मोहम्मद ही लास्ट प्रॉफेट थे। उसके बाद कोई भी मुस्लिम इस्लाम का कोई भी सबसे बड़ा अगर प्रॉफेट हुआ तो वो गयासुद्दीन बलबन है। हालांकि इसका भरपूर विरोध हुआ इस टाइटल का, लेकिन कोई सामने नहीं आ पाया। इसने आर्मी में, सिंस ये बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर था और अपने सैनिकों पर बहुत ध्यान देता था, तो इसने अस्थाई सेना की नींव रखी। स्थाई सेना की नींव रखी। प्रॉपर सैलरी दिया। इसके बाद दूसरा मंगोल आक्रमण हमारे देश में हुआ गयासुद्दीन बलबन के समय, सेकेंड मंगोल अटैक।
इसी मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे शहजादा मोहम्मद को भेजा। 1287 ईस्वी में हुई। शहजादा मोहम्मद इसको दबाने के चक्कर में, इसको दबाने के अभियान के दौरान मारा गया। गयासुद्दीन बलबन अपने पुत्र के मारे जाने पर बहुत दुखी हुआ और पुत्र वियोग में ही 1287 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो गई। दोनों का मकबरा गयासुद्दीन बलबन और शहजादा मोहम्मद दिल्ली में ही है। दोनों का टॉम दिल्ली में ही है और एक दूसरे के बगल में ही है, क्योंकि दोनों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी, एक ही साल में हुई थी। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली का वो कौन सुल्तान था जो पुत्र वियोग में मर गया, तो वो गयासुद्दीन बलबन था। इसके बाद इसका ग्रैंडसन, जिसे हम लोग पौत्र बोलते हैं, कैकुताबाद सुल्तान बना, जो कि बहुत नॉट वर्दी टू रूल बोल सकते हैं, उसे अयोग्य था। 1287 से 1290 तक ये दिल्ली का सुल्तान बना। सिंस ये बहुत पावरफुल नहीं था, इसकी पूरी नियंत्रण अपनी सेना पे नहीं थी, इसका फ़ायदा पंजाब के इक़्तिदार गवर्नर, उस समय फ़िरोज़ खिलजी था, पंजाब का गवर्नर फ़िरोज़ खिलजी, उसने इसके अयोग्यता का फ़ायदा उठाते हुए इसे पद से हटाया एवं उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर कैमूर्स 1290 ईस्वी में ही बैठा, लेकिन इसकी भी हत्या फ़िरोज़ खिलजी ने कर दी। साथ ही दिल्ली में एक नए सल्तनत की स्थापना की, जिसे खिलजी डायनेस्टी बोलते हैं। इन दोनों हत्याओं को ही खिलजी क्रांति कहा जाता है। इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।